बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में खड़क सिंह नाम का एक प्रतापी राजा शासन करता था। उसकी एक रानी थी जिसका एकमात्र बेटा था। कुछ ही समय पहले उसका विवाह धूमधाम से हुआ था। एक दिन राजकुमार शिकार के लिए घने जंगल में गया। चलते चलते बहुत दूर निकल गया। तभी उसकी नजर एक पेड़ की छांव में पड़ी। वहाँ एक विशाल बाज जाल में फंसा हुआ छटपटा रहा था। यह देख राजकुमार मन ही मन सोचने लगता है कि तुम जैसे चतुर नजर से तेज वाले पक्षी को कोई जाल में कैसे फंसा सकता है। राजकुमार पास जाता है, सावधानी से जाल काटता है। कुछ देर में जाल पूरी तरह खुल जाता है। जाल खुलने के बाद बाज बोला, तुम नहीं जानते, यह कोई साधारण जाल नहीं था। मुझे एक साधु ने यहाँ बांध दिया था। उसने मुझे श्राप दिया था कि मैं तब तक इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता जब तक कोई सच्चा और न्यायप्रिय इंसान मुझे आजाद न करे। मैंने कई लोगों को आते जाते देखा लेकिन कोई रुका नहीं। तब राजकुमार ने कहा, चलो अब तुम आजाद हो गए, आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत में अभी और उड़ना बाकी था। शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे यहाँ भेजा था। तब बाज दोस्ती का एक वादा करता है कि राजकुमार अगर कभी तुम किसी मुसीबत में फंसो तो मुझे याद कर लेना, मैं जरूर आऊंगा। राजकुमार मुस्कुराता है, वापस अपने महल लौट आता है। अगले दिन राजा खड़क सिंह के पास एक पड़ोसी राजा आता है और कहता, महाराज, मुझ पर मेरे पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया है। मेरे कई सैनिक मारे जा चुके हैं। मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। मुझे सेना और हथियार चाहिए। मैं यह युद्ध जीतना चाहता हूँ। तब खड़क सिंह कहता है, कोई बात नहीं, सुबह होते ही सेना का इंतजाम हो जाएगा। राजा अपने सेनापति से कहता है, कल सुबह तुम्हें और राजकुमार को सेना के साथ युद्ध भूमि के लिए निकलना है। यह युद्ध एक दिन का नहीं बल्कि 12 साल लंबा हो सकता है। जीत कर ही लौटना है। सेनापति जी हुजूर कह राजकुमार को सारी बात कह सुनाता है। महाराज, हमें कल सुबह युद्ध के लिए निकलना है। तो राजकुमार हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता, कोई बात नहीं, हम जरूर चलेंगे। सारे सैनिक पूरी व्यवस्था कर एक दूर दराज यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रात का समय था। एक लंबी यात्रा के बाद सभी विश्राम कर रहे थे। सेना अब भी युद्ध स्थल तक नहीं पहुंची थी। वहां तक पहुंचने में अभी 2 दिन का सफर बाकी था। राजकुमार एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसी पेड़ की डाली पर एक चकवा और चकवी बैठे थे। तब चकवी ने कहा, अरे वो चकवा, नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें? तो चकवा ने कहा, ओ पंछी रानी, मुझे क्या नींद आए जब यह दुनिया सोई है और भाग्य जाग रहा है। चकवी ने कहा, चल रहने दे चकवा, कुछ कहानी सुना ताकि रात कटे। कहानी नहीं, आज तो सच सुनोगी। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। नीचे लेटा राजकुमार यह सुनकर धीरे से चौकन्ना हो जाता है, पर आंखें बंद रखता है। क्या हुआ चकवा? जो हमारे नीचे लेटा है वह राजकुमार है। उसके भाग्य में एक ही बेटा था। अगर आज की रात वह महल में होता तो वही बेटा जन्म लेता और अब उसकी झोली में राजपाट तो रहेगा लेकिन गोद खाली रहेगी। जुड़े रहे। दोनों पक्षियों की बात सुनते ही राजकुमार के चेहरे का रंग उड़ गया। सांसें थम सी गईं, मानो किसी ने नियति का रहस्य उसके सीने पर पटक दिया हो। राजकुमार तुरंत उठ बैठता है, सेनापति को जगाता है और वह हल्के कांपते स्वर में बस इतना कहता है, उस चकवा और चकवी ने कहा, अगर मैं आज रात महल में होता तो मेरे पुत्र का जन्म होता, लेकिन अब गर्भ में पल रहा बच्चा ईंट या पत्थर का हो चुका है, अब शायद कभी नहीं होगा। यह सुन दोनों कुछ पल मौन रह जाते हैं। सेनापति अचानक याद करते हुए कहता, महाराज, क्या आपको याद है एक बार आपने एक बाज को जाल से बचाया था? उसने वादा किया था कि जब भी आपको किसी मुसीबत में जरूरत पड़े तो याद करना, वह जरूर आएगा। राजकुमार ने कहा, सेनापति, वह तो एक पक्षी है। वह मुझे इतनी दूर इतनी जल्दी महल तक कैसे पहुंचा सकता है? महीनों का रास्ता घंटों में कैसे तय करा सकता है? तो सेनापति ने कहा, यह बात पक्षी की नहीं है महाराज, यह उस वचन की है जो दिल से दिया गया था। एक बार प्रयास करके देखिए। राजकुमार आंखें बंद करता है और पूरे मन से बाज को याद करता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और वही विशाल बाज सामने आ प्रकट होता है और बोलता, मित्र, मुझे याद किया तुमने, बताओ किस संकट ने तुम्हें पुकारा है? तब शहजादे ने कहा, मुसीबत तो है लेकिन शायद यह तुम्हारे बस की बात नहीं। ऐसा कौन सा काम है जो मैं अपने सच्चे मित्र के लिए ना कर सकूं? राजकुमार धीरे धीरे पूरी बात बताता है, पुत्र के जन्म की बात, समय की सीमा और भविष्यवाणी। तो बाज ने कहा, तो तुम रानी के पास पहुंचना चाहते हो? बस इतनी सी बात। चलो मेरी पीठ पर चढ़ो। मुझे यहाँ पहुंचने में 6 महीने लगे थे और तुम कह रहे हो कि अभी महल पहुंचा दोगे। अपने पिता के धर्म का मान रखते हुए मेरी पीठ पर बैठो। राजकुमार हिचकिचाते हुए बैठता है। बाज उड़ता है। कुछ देर बाद बाज थोड़ा हाँपते हुए, महाराज, आपका वजन बहुत ज्यादा है, मैं थक गया हूँ। राजकुमार ने कहा, क्या कह रहे हो? अभी तो 5 मिनट ही हुए हैं। हम कहाँ पहुँचे हैं? आधा रास्ता पार हो चुका है। ऐसा करो कि मुझे वहीं ले चलो जहाँ से मुझे बैठाया था। क्या बात करते हैं महाराज, अगर पीछे जा सकता हूँ तो आगे भी जा सकता हूँ। बाज तेजी से उड़ता है और महल पहुंचकर राजकुमार को महल की छत पर उतारता है। बाज राजकुमार से कहता है, देखो मित्र, औलाद की चाह में कहीं दिन ना निकल जाए। सुबह होने से पहले वापस लौट आना। सेना अभी सो रही है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर सूरज निकल गया तो मैं तुम्हें वापस नहीं ले जा पाऊंगा। राजकुमार हामी भरी, मैं जल्द लौटूंगा। राजकुमार धीरे धीरे रानी के कक्ष की ओर बढ़ता है। तभी उसे रानी की कही एक बात याद आती है, तुम्हारे बिना कोई और मुझे देख भी नहीं सकता। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। राजकुमार सोचता है, रानी को तो पता भी नहीं कि आज मैं आऊंगा। अब सच झूठ का भेद भी आज ही सामने आ जाएगा। राजकुमार अपने
अपने चेहरे पर एक रुमाल बांधता है और रानी के कमरे में प्रवेश करता है। रानी अपने पलंग पर गहरी नींद में सोई हुई थी। राजकुमार सोचता है, अगर मैं यूं ही इसे जगा दूं तो इसे पता चल जाएगा कि कोई आया है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये जागे भी और जाने भी ना कि कौन है। राजकुमार अपने हाथ से रानी के पैर को हल्के से हिलाता है। तब रानी की नींद खुलती है। वह देखती है कि कोई पलंग के पास खड़ा है। रानी एकदम घबराकर कहती, कौन हो तुम? वह तुरंत तलवार उठा लेती है। राजकुमार डरता है कि कहीं वार न कर दे। वह जल्दी से रुमाल हटा देता है। रुको, मैं तुम्हारा राजकुमार हूँ। रानी हक्की बक्की रह जाती है। रानी, आश्चर्य में, महाराज आप यहाँ कैसे? राजकुमार उसे सब कुछ विस्तार से बताता है। रानी चुपचाप सुनती है। कुछ पल साथ बिताने के बाद राजकुमार ने कहा, अब मुझे आज्ञा दो रानी, मुझे वापस जाना होगा। महाराज, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अपने माता पिता का आशीर्वाद लिए बिना उन्हें बताए बिना कि आप यहाँ आए थे। रानी 4 बजे निकलने वाले। अगर मैं उनके पास गया तो देर हो जाएगी। दिन निकल आया तो मैं यहीं रह जाऊंगा। तो रानी ने कहा, अगर आप नहीं गए तो मेरा क्या होगा? आपके माता पिता मुझे कैसे मानेंगे कि आप यहाँ आए थे और गर्भ में पल रहा बच्चा आपका ही है? राजकुमार बोला, बात तो सही है। अच्छा बताओ, क्या 10 दिन में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, आज से 10 दिन बाद मैं फिर आऊंगा। राजकुमार ने रानी से कहा, प्राण प्रिय, अपने माता पिता से मिलूंगा और उनसे यह भी बताऊंगा कि आपके राज्य एक नया मेहमान भी आने वाला है। फिर तुम्हारे पास आऊंगा। फिर दोनों छत पर जाते हैं। वहाँ बाज राजकुमार का इंतजार कर रहा था। बाज ने कहा, रानी साहिबा, आपके पति ने एक बार मेरी जान बचाई थी, बस उसी कारण आज बचाई हुई जान का फर्ज अदा करने आया हूँ। बाज ने भविष्यवाणी की और कहा, महारानी एक बात याद रखना, जो बेटा आपके गर्भ से होगा उसका नाम वीरलाल रखना। जब जब यह बच्चा रोएगा तो इसके मुंह से एक हीरा लाल निकलेगा। इतना कह बाज फिर राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाता है और उसे लेकर उड़ जाता है। अब दोनों एक साथ सेना के पास वापस पहुंच जाते हैं। तब तक सुबह हो चुकी होती है। राजकुमार अपनी सेना लेकर आगे बढ़ता है। बस 2 दिन का रास्ता बचा है। तीसरे दिन युद्ध शुरू हो गया। राजकुमार का सारा ध्यान अब युद्ध पर केंद्रित हो गया। वह अपने किए गए वादे को भूल गए और 10वें दिन वह महल नहीं लौट सका। उधर 10वें दिन रानी 16 श्रृंगार कर राजकुमार की राह देखती है, लेकिन समय बीतता गया, दिन ढलता गया। रानी हर बार चौंक कर बड़ी आशा के साथ देखती, पर उसकी आशा एक निराशा में बदल जाती। राजकुमार का कहीं पता निशा ही नहीं। दिन बीतते गए, सप्ताह गुजरते गए, महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चल। अब रानी निराशा में डूबने लगती है। वह अकेली सोचती है, यही डर था मुझे। मैंने तो कहा था उनसे माता पिता से मिलकर ही जाना और मेरे गर्भ से लेकर सेना तक का पूरा हाल कह सुनाना, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। अब रानी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। 3 महीने बाद रानी का गर्भ दिखने लगता है। राजपिता और राजमाता को छोड़ यह बात पूरे राज दरबार में आग की तरह फैल गई कि रानी गर्भ से है। लेकिन राजकुमार को युद्ध में गए तो 10 महीने हो गए। दासियां फुसफुसाती हैं, यह क्या हो गया? रानी अब उदास और अकेली बिस्तर पर बैठी पूरे ध्यान से उस ऊपर वाले को याद करती है। अब मुझसे और नहीं छुपाया जा सकता। मुझे राजमाता को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। दर्द में पीड़ित रानी राजमाता से गर्भवती होने का रहस्य बताने का ही सोच रही थी कि संयोगवश उसी समय राजमाता महल का निरीक्षण करने रानी के शयन कक्ष के पास से होकर गुजरती है। अचानक उनकी नजर रानी पर पड़ती है, जो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही होती है। जब राजमाता की आंखें रानी के पेट की तरफ जाती हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजमाता चौंकते हुए कहती, यह कैसे हो सकता है? वह तेजी से भीतर आती है। रानी अपने कुल के अनुसार किसी तरह उठकर चरण स्पर्श करने के लिए ज्यों ही हाथ आगे बढ़ाया, त्यों ही राजमाता गुस्से में लाल होकर कहा, रुको, यह तुमने क्या किया? तुमने तो बहू के कुल की मर्यादा ही मिट्टी में मिला दी। मेरे बेटे को गए कई महीने हो गए हैं और तुम माँ बनने वाली हो, आखिर कैसे? अब युद्ध में गए हुए मेरे बेटे को बदनाम करोगी? तुम्हें शर्म नहीं आती, बदचलन कहीं की? ये सारी बातें रानी के सीने पर परमाणु बम की तरह जा लगी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। रानी ने राजमाता को सच बताने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने एक न सुनी। अब तुम्हें इसकी सजा नहीं बल्कि सजाए मौत मिलेगी। रानी माँ गुस्से में राजा के पास जाती है और रानी की पूरी करामात बेझिझक बयावान कर देती है। इतना सुन राजा गुस्से से तिलमिला उठता है और सजाए मौत का फरमान जारी कर देता है। चुपचाप इसे जंगल में फेंकवा दीजिए, जहाँ ना कोई दीपक हो और ना कोई इंसान। जानवर इसे खा जाए और पक्षी हड्डियों के मांस को लेकर उड़ जाए। कुछ इस तरीके का सलूक इस औरत के साथ होना चाहिए। पूरी योजना के तहत अगली सुबह रानी के लिए एक सुंदर पालकी सजाई जाती है। राजा ने बहाने से कहा, बेटी अब तुम इस पालकी में बैठ जाओ, यह तुम्हारे लिए आई है। रानी ने उदास होकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। मैं तो सच्ची हूँ, पर आज मेरा सच किसी काम नहीं आया। मेरी एक अंतिम इच्छा है, बने रहे।